हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी की एक सीरीज चल रही थी, तो उसी पे आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तंत्रिका तंत्र के एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और स्टार्ट करने से पहले वही है कि वीडियो को भी लाइक कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। और शेयर कर देंगे तो उससे भी अच्छा होगा, क्योंकि आपके जो भी दोस्त भाई हैं वो भी जो कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, जो कोई भी तैयारी कर रहा है ना, तो उनको इससे लाभ मिल सकेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्लास की ओर। तो हमारा ये कल का क्वेश्चन है, जिसमें कई लोगों ने आंसर दिया है और सही भी आंसर दिया है। तो अभी भी जितने लोग आंसर नहीं दे रहे हैं तो कम से कम आंसर दीजिए। गलत हो या सही हो ये मत देखिए। कम से कम आप बोल तो रहे हैं, आप दे तो रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना। ना करने से बेटर है ना। तो उससे आप सीखेंगे, है ना। तो चलिए, जो तो जिन लोगों ने कल आंसर दिया था उनका सबका सही है। कि मैंने देखा था कि कई लोगों ने डी आंसर दिया है, विलियम हार्वे। तो जो रक्त परिसंचरण की खोज है वह किसने की है? तो विलियम हार्वे ने की है। कब किया था? 1628 में। 1628 में उन्होंने किसकी रक्त परिसंचरण खोज के बारे में बताया था, राइट। उन्होंने बताया था कि जो आर्टरी और वेन होती है, जो धमनी और शिराएं होती हैं, ये एक पूर्ण परिपथ का निर्माण करती हैं। यानी कि जो इनका इनिशिएशन पॉइंट होता है, यह प्रारंभ कहाँ से होता है? हार्ट से होता है। और हार्ट से होकर पूरा बॉडी में इनका संचारित होगा और पूरा फिर से वह पुनः हार्ट पे आता है। यानी कि ये पूरा परिपथ चलते रहता है। किसने बताया था ये? विलियम हार्वे ने बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। यानी कि आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पेशी संकुचन की आधारभूत आधारभूत इकाई है। द बेसिक यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो जो पेशी संकुचन है उसकी आधारभूत इकाई क्या होगी? कोलेजन, या सार्कोमियर, या पट्ट स्ट्रिप, या मायोफाइब्रिल्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखो, जो पेशी संकुचन होती है, जो मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है, इसकी आधारभूत, इसकी यूनिट क्या होती है? सार्कोमियर होती है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, राइट। और अगर बात करें जो सार्कोमियर होता है, यह किसकी बनी होती है? यह कॉन्ट्रेक्शन प्रोटीन की बनी होती है। कॉन्ट्रेक्शन संकुचनशील प्रोटीन की बनी हुई होती है ना। और बात करें अब कि ये पेशी संकुचन है क्या, तो देखो, जो मसल कॉन्ट्रेक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या होता है कि जो जब कैल्शियम जब कैल्शियम को एक्टिन और मायोसिन, या एंड लिख दे, है ना। जब कैल्शियम को एक्टिन और मायोसिन से दूर किस में भेजा जाता है? सैकोप्लाज्म रेटिकुलम में, है ना। सैकोप्लाज्म रेटिकुलम मतलब पेशी द्रव जालिका काम में, जालिकाम में। सैकोप्लाज्म रेटिकुलम। तो जब कैल्शियम को एक्टिन एंड मायोसिन से दूर साइकोप्लाज्म रेटिकुलम में भेजा जाता है तो क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। तो जिसे जब पंप करते हैं तो उसके बाद क्या होती हैं, जो हमारी मसल्स हो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं? रिलैक्स हो जाती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? पेशी संकुचन, मसल कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं। तो उसकी जो आधारभूत इकाई होती है, जो क्या होती है? सैक्रोमियर होती है। यूनिट, बेसिक यूनिट कौन होती है? सार्कोमियर होती है, राइट। तो अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन कह रहा है कि हैवर्सियन नलिका में क्या पाया जाता है? व्हाट इज फाउंड इन द हैवर्सियन ट्यूब्यूल? तंत्रिका तंतु,
धमनी एवं शिराएं, एक धमनी, शिरा, लिम्फ वाहिनी या तंत्रिका तंतु एवं कोशिकाएं या ऊतकों का खोखला केंद्र। तो जो अपनी हैवर्सियन ट्यूब्यूल होती है उसमें क्या पाया जाता है? हाँ, तो देखो जो हैवर्सियन ट्यूब्यूल होती है, हैवर्सियन नलिका, इसको हम एक और क्या बोलते हैं? वोल्कमैन नलिका, वोल्कमैन ट्यूब्यूल भी बोलते हैं इसको। तो जो अपनी हैवर्सियन नलिका होती है, हैवर्सियन नलिका में क्या पाया जाता है? तो देखो जो हैवर्सियन नलिका होती है ये कैसी होती है? ये लॉन्गिट्यूडिनल होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब अनुदैर्ध्य होती है ना? लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब होती है। और यह कैसी होती है? ये जो अपनी हैवर्सियन ट्यूब्यूल होती है ये कैसे एक दूसरे के पैरेलल मतलब समांतर चलती हैं। कैसी चलती हैं? ये पैरेलल चलती हैं, पैरेलल चलती हैं। ठीक, तो ये जो अपनी हैवर्सियन ट्यूब्यूल होती है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, किन किन में पाई जाती है? तो जैसे कुत्ते हो गए, कुत्तों में, भेड़ में, गाय में और मनुष्यों में क्या पाई जाती है? ये हैवर्सियन ट्यूब्यूल पाई जाती है। तो हैवर्सियन ट्यूब्यूल में क्या पाया जाता है? तो हैवर्सियन ट्यूब्यूल में धमनी हो गई, शिराएं हो गई, लिम्फ वाहिनी हो गई, तंत्रिका तंतु हो गई, ये सब चीजें पाई जाती हैं, है ना? तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं कि लंबी अस्थि का मध्य भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन कॉल्ड? डाइपोफाइसिस, एपिफाइसिस या हाइपोफाइसिस या जाइगोपोफाइसिस? तो जो लंबी अस्थि होती है, लॉन्ग बोन, तो लॉन्ग बोन किसको कहते हैं? तो देखो जो लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक पहला हो गया एपिफाइसिस या इसी को एपिफेसिस भी बोलते हैं, है ना? एपिफेसिस हो गया। और दूसरा हो गया मेटाफेसिस, मेटाफेसिस। और तीसरा हो गया अपना क्या? डाइपोफोसिस या इसी को हम डाइफेसिस भी बोलते हैं, डाइपोफाइसिस। ठीक, तो जो अपनी एपिफाइसिस होती है, एपिफाइसिस को अपन स्पंजी या रद्दी हड्डियां भी बोलते हैं। क्या? स्पंजी या रद्दी हड्डियां, किसको? एपिफाइसिस को। और जो मेटाफाइसिस होती है, मेटाफाइसिस को क्या बोलते हैं? एपिफिशियल प्लेट बोलते हैं, एपिफिशियल प्लेट बोलते हैं किसको? मेटाफाइसिस को। और जो डाइपोफाइसिस होती है यानी डाइफिसिस, ये कैसी होती है? यह जो अपनी लॉन्ग बोन होती है ना, लॉन्ग बोन के सॉफ्ट रीजन यानी सॉफ्ट क्षेत्र के को क्या कहते हैं अपन? डाइफिसिस कहते हैं, डाइपोफाइसिस कहते हैं। और यह कैसी होती है? बोन का जो ये इंटरनल पार्ट होती है और ये लॉन्ग बोन होती है उसका क्या होता है? ये मध्य भाग होता है। कौन? डाइपोफाइसिस। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। तो लंबी अस्थि का मध्य भाग क्या कहलाता है? डाइपोफाइसिस कहलाता है। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट टू। तो आपको इसमें सही का मिलान करना है। तो उरोस्थी यानी कि ये आपको नाम दिए गए हैं, इनमें इनकी कितनी जोड़ी यानी कितनी हड्डियां ये पाई जाती हैं ये आप लोगों को बताना है। तो उरोस्थी स्टर्नम, तो स्टर्नम कितनी पाई जाती हैं? तो देखो अगर बात करें ह्यूमन में, मानव में कितनी पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और अगर बात करें किसकी? शिशु की, तो शिशु में कितनी पाई जाती हैं? 300 मानी जाती है ना? 300 हड्डियां पाई जाती हैं। तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया? जो उरोस्थी होती है, तो उरोस्थी कितनी पाई जाती है? तो जो अपनी उरोस्थी होती है ये कहाँ पाई जाती है? ये चेस्ट में पाई जाती है। चेस्ट मतलब छाती के, छाती में। और किस शेप में? या टी शेप में होती है ना? तो ये ऐसे होती है ना उरोस्थी। और इससे क्या जुड़ी हुई होती हैं? रिब्स जुड़ी हुई होती हैं, है ना?
आप लोगों ने देखा होगा आप, है ना, यानी कि डायग्राम पे देखा होगा आप, रियल में तो अब पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं। तो डायग्राम पे देखा ही होगा कि जो अपनी ये होती है, ये क्या कहलाती है, ये उरोस्थी स्टर्नम कहते हैं इसको। तो इसकी संख्या कितनी होती है, एक। तो अपना ए का क्या जाएगा, दो हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, दो। दूसरा क्या है, पसलियां रिब्स। तो ये रिब्स हैं, है ना। तो ये रिब्स कितनी पाई जाती हैं, तो जो ये रिब्स हैं ये कितनी पाई जाती हैं, ये 12 पेयर में पाई जाती हैं। 12 पेयर्स मतलब 24 पाई जाती हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, है ना। और ये जो रिब्स होती हैं ये क्या करती हैं, जो हार्ट हो गया, लंग हो गया, इनको प्रोटेक्शन देने का काम करती है, क्योंकि जो हार्ट है, लंग्स हैं, ये इनके अंदर व्यवस्थित होते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, रिब्स करती हैं। और तीसरा है क्या, जो ये पेल्विस, पेल्विस जो अपनी कहाँ पाई जाती है, ये उदर और जांघों के बीच में, जो अपन उदर और जांघों के बीच में देखते हैं, है ना, वहां पे पेल्विस पाई जाती है। इसकी संख्या कितनी होती है, तीन होती है। तो सी का क्या हो जाएगा, फोर, फोर हो जाएगा। और फिर आता है फीमर, फीमर, फीमर की कितनी पाई जाती है, ये दो पाई जाती है। डी का क्या हो जाएगा, दो। आप लोगों ने फीमर यानी कि दोनों पैर में देखे होंगे, और इसको फीमर को क्या बोलते हैं, सबसे लार्जेस्ट बोन भी कहा जाता है। लार्जेस्ट बोन किसको कहा जाता है, फीमर को, है ना। तो इसकी संख्या कितनी होती है, डी का, सॉरी ये फर्स्ट यहाँ पे एक आएगा ना। हाँ, तो दो तीन चार एक, ये देख लीजिए कहाँ पे है, दो तीन चार एक, तो अपना एक अपना राइट आंसर हो जाएगा, राइट। और ये तो लार्जेस्ट बोन है, और सबसे छोटी हड्डी का बोला जाए तो वह कहाँ पाई जाती है, कान में, उसका क्या नाम है, स्टेपस बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़े अपन। मानव मस्तिष्क के किस अंग से सीखने की प्रक्रिया संबंधित है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग रिलेटेड। तो आप किस अंग से सीखने की प्रक्रिया से संबंधित करते हैं, तो मस्तिष्क के। तो पहला क्या है, मेडुला ऑब्लिगेटा, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या सेरेबेलम। तो देखो, जो मस्तिष्क होते हैं, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तीन भाग, है ना। अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो जो अपना मेडुला ऑब्लिगेटा है, मेडुला ऑब्लिगेटा यह कहाँ का है, यह पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, और इसमें इसके अंतर्गत कौन आती हैं, ये सब इसके अंतर्गत अनैच्छिक क्रियाएं, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है ना, इनका सेंटर क्या कहलाता है, मेडुला ऑब्लिगेटा कहलाता है। तो इसमें जैसे अपना आ गया, मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, जो मेटाबॉलिक हो गया, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट, हृदय की धड़कन वाला, इनका सबका सेंटर कौन होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। और जो अपना क्या है, बी हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस है, यह किसका, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। किसका, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। और इसमें ये इसका इसमें किस किस के सेंटर आते हैं, जैसे प्यार हो गया, प्यार, घृणा, खुशी, इन सब का केंद्र कौन होता है, अग्र मस्तिष्क का यानी हाइपोथैलेमस होता है, राइट। यानी कि प्यार, घृणा, खुशी है, इसको हम बोल दें एक वर्ड में तो भावनाओं का नियंत्रण केंद्र, किसका, भावनाओं का। ये अभी एक क्वेश्चन सीटेट में एक बार पूछा गया था कि भावनाओं का नियंत्रण केंद्र किसको कहा जाता है। तो भावनाओं का नियंत्रण केंद्र किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को, ठीक। और आता है सेरेब्रम। जो सेरेब्रम होता है, तो सेरेब्रम के अंतर्गत कौन से आते हैं, सेरेब्रम में जैसे आ गया ये याददाश्त, याददाश्त हो गया, स्मृति हो गई, और बुद्धिमत्ता। तो इन सब का सेंटर क्या होता है, सेरेब्रम होता है। तो जो अपन कहाँ से सीखते हैं, सेरेब्रम से सीखने की प्रक्रिया से संबंधित, तो क्या अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, राइट।
और बचा है सेरेब्लम। सेरेबेलम। तो जो सेरेबेलम होता है यह कहाँ का भाग होता है? यह पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। और इसके अंतर्गत ये क्या काम करते हैं? जो बॉडी का संतुलन होता है ना, बॉडी को संतुलन बनाए रखने के लिए, मतलब शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए जो सेंटर होता है वह किस कौन करता है? सेरेबेलम करता है। राइट। जो ये बॉडी का शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए, ये मैंने 5-6 पेपरों में ये वाला क्वेश्चन देखा है कि बॉडी को शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा पार्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग ज्यादा वो होता है ना? कौन से भाग से शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो सेरेब्लम होगा। ये काफी मैंने 5-6 पेपरों में देखा है इसको। ये वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है। राइट। तो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ गया? सी नंबर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि मस्तिष्क की सबसे बाहर वाली परत कहलाती है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड। तो मस्तिष्क की सबसे आउटर लेयर क्या कहलाएगी? पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, पेरिकार्डियम या धूसर द्रव द्रव यानी ग्रे मैटर। तो क्या कहलाएगी? तो देखो, जो अपनी जो अपना ब्रेन होता है, ये कितनी लेयर से घिरा होता है? 3 लेयर से। कौन कौन सी? पहली होती है ड्यूरा मैटर। ठीक। दूसरी होती है अपनी ऑर्केनॉइड मैटर। ऑर्केनॉइड मैटर। और तीसरी होती है अपनी कौन सी? पाया मैटर। तो जो ड्यूरा मैटर होती है ये कैसी होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक। जो अपनी आर्केनाइड होती है यह कैसी होती है? ये मिडिल की लेयर होती है। और पाया मीटर जो होती है क्या करती है? इंटरनल की होती है। ठीक। तो इसमें क्या पूछा है? आउटर मोस्ट लेयर। तो अपनी आउटर मोस्ट लेयर क्या हो जाएगी? ड्यूरामेटर हो जाएगी। बी नंबर। राइट। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या गया? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन कि मानव में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन इज। तो मानव में जो तंत्रिकाओं की संख्या है वह कितनी पाई जाती है? तो कितनी पाई जाती है? 31 जोड़ी पाई जाती है। राइट। अभी हम इनके हड्डियों के बारे में, ये तंत्रिकाओं की ये कितनी पेयर पाई जाती हैं, कितनी नहीं पाई जाती हैं, इस पे अभी डिस्कस नहीं करते हैं। अभी अगला वाला चैप्टर होगा कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, उस पे हम पूरी सभी अस्थियों का उस पे डिटेल से उसमें डिस्कस करेंगे। राइट। तो अभी इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? 31 जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन कि कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? विच वन इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन? अचानक डरने से पलकों का बंद होना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, गर्मी से पसीना आना या आज्ञा मानना। तो देखो, यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। मतलब कि जो सबसे पहले जानो कि प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है, उसके हिसाब से हम लगा पाएंगे। तो प्रतिवर्ती क्रिया मतलब जो स्वायत्त एवं त्वरित प्रक्रिया। कौन सी? स्वायत्त एवं त्वरित, मतलब जो स्वयं से हो और तुरंत हो जाए। ये कैसी होती है? अनैच्छिक क्रियाएं होती है, बिना सोचे विचारे जो क्रियाएं हो जाएं वो कैसी होती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। जैसे, तो जो अपना क्या है कि अचानक डरने से पलकों का बंद होना, ये कैसी? अनैच्छिक क्रिया है। इसको तो आप बिना सोचे विचारे अगर डर जाते हो आप लोग तो अचानक से आपकी आंखें पलकें बंद हो जाती हैं, है ना? मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, ये भी कैसी है? अनैच्छिक क्रिया है। गर्मी से पसीना आना, ये भी कैसी है? अनैच्छिक क्रिया है। और आज्ञा मानना ये कैसी हो जाएगी? ऐच्छिक क्रियाएं हो जाएगी। जब तक आप उस चीज को मानेंगे नहीं तब तक आप उस चीज को करेंगे नहीं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना? तो जब तक आप नहीं मानोगे, जब तक आप लोग नहीं सोचोगे कि नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तब तक आप नहीं करोगे। तो दोस्तों अगर अभी भी नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अब मान लो आज्ञा, है ना? तो ये कैसी हो गई? ऐच्छिक क्रिया हो गई। तो अपने को क्या बताना था कि जो अनैच्छिक क्रिया मतलब नहीं है, जो ऐच्छिक क्रिया है, तो ऐच्छिक क्रिया क्या है अपनी? डी, आज्ञा मानना। राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। और जो प्रतिवर्ती क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किसने की है? तो मार्शल ने की है।
कब किया था? 1833 में किया था, राइट। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं की खोज किसने की थी? मार्शल ने किया था, 1833 में किया था। तो दोस्तों, अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐच्छिक क्रिया का बन जाओ, है ना, उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के बीच स्थित होता है। इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फॉर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो जो अग्र मस्तिष्क के थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं और पश्च मस्तिष्क के बीच कौन स्थित होता है, वो बताना है आपको। तो पोंश, अनुमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क या मध्यांश। तो कौन होता है स्थित अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में? तो देखो, जो हमारा मस्तिष्क होते हैं, मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं? तो जो हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, है ना। कौन कौन से हो गए? पहला हो गया अपना अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, इसी को अग्र मस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेनसेफेलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेनशिफेलॉन। दूसरा क्या हो गया? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, इसको हम क्या बोलते हैं? मेसनसिफेलॉन बोलते हैं इसको, मेसनसिफेलॉन। और तीसरा होता है कौन सा? पश्च मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्च। पश्च मस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं? फोल्वेमेन, फोल्वेन सिफेलॉन बोलते हैं। फोल्वेन सिफेलॉन, सिफेलॉन, ऐसे ऐसे नाम हैं इनके, क्या ना बताएं हम, है ना। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं? अपना सेरेब्रम हो गया और हाइपोथैलेमस हो गया। सेरेब्रम हो गया और हाइपोथैलेमस हो गया, है ना। किसके? ये अग्र मस्तिष्क को हो गए। और मध्य मस्तिष्क के कौन होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। कॉर्पोरा कॉर्डी कॉर्डिजेमिना होता है ना। और दूसरा क्या होता है? सेरेब्रल होता है। और पश्च मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं? सेरेबेलम होता है और मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है, मतलब मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, राइट। तो इस पे आपको बताना है कि जो अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में क्या होता है? मध्य मस्तिष्क होता है, मतलब मिड ब्रेन होता है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर, राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। और अगर बात करें कि मस्तिष्क का वेट कितना होता है, उसका भार कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है लगभग, है ना। और अगर यदि कभी ब्रेन में क्या आ जाए? इन्फेक्शन हो जाए, ब्रेन में कभी क्या हो जाए? इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि ब्रेन में क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है, ठीक। तो सूजन आ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? उसको हम क्या बोलते हैं? मेनिनजाइटिस रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिनजाइटिस रोग, ठीक। ये रोग को याद करना कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रकार हैं। यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अभी हमने बताया था, मतलब प्रतिवर्ती के पूछा है। तो टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम आर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र या अतरंग तंत्रिका तंत्र, या ए और बी दोनों। तो देखो, जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है ना। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? 2 भाग, है ना। 2 पार्ट्स कौन कौन से हो गए? एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको सीएनएस लिख दे रहे हैं, है ना। और दूसरी होती है कौन सी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो अपनी परिधि तंत्र होती है, परिधि तंत्र के, अब अपने को इससे मेन है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अभी मेन अपने को काम नहीं है। तो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है सोमैटिक न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है स्वायत्त ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। कौन कौन से? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो जो अपना ऑटोनॉमस होता है, ऑटोनॉमस में कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? एक हो गया कौन सा? अनुकंपी, और दूसरा होता है परानुकंपी। अनुकंपी मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और परानुकंपी मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक। क्या हो जाएगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और क्या होता है ये दूसरा? पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक। नर्वस सिस्टम। ठीक, तो ये तो आप समझ गए कि अनुकंपी हो गया ये, अनुकंपी, और ये परानुकंपी। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? अनुकंपी और परानुकंपी मतलब दोनों, ए और बी दोनों। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर, है ना। तो जो अनुकंपी होती है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, मतलब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, जैसे आप कभी डर जाते हो या आपका ब्लड प्रेशर तेज हो गया, तो क्या हो, जैसे आपके बाल खड़े हो जाते हैं ना, रोम जिसको बोलते हैं, रोम खड़े हो गए, तो ये किसके प्रकार के अंतर्गत आता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में क्या आएगा? जैसे आपके मुंह में लार अधिक आ जाना, है ना, लार का सिक्रेशन अधिक होना, ये सब किसकी वजह से? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में आते हैं। राइट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। तो इसका अपना राइट आंसर क्या गया है? डी नंबर। प्रतिवर्ती क्रियाओं को मुख्य रूप से कौन नियंत्रित करता है? तो जो अपनी रिफ्लेक्शन एक्शन होती है, रिफ्लेक्स एक्शन होती है, तो उन क्रियाओं को कौन नियंत्रित करेगा? मस्तिष्क, या हाइपोथैलेमस, या मेरुरज्जु, या थैलेमस? तो इनको कौन नियंत्रित करता है? जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, इनको कौन नियंत्रित करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। और हमने तो हाइपोथैलेमस और ये थैलेमस इनके बारे में बता ही दिया कि ये क्या करते हैं, किसका नियंत्रण करते हैं, है ना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ मेडुला, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, या अनुमस्तिष्क? हमने बताया था शुरू में ही कि जो शरीर का संतुलन को नियंत्रित करता है, शरीर के संतुलन को, वह क्या कहलाता है? तो देखो, जो मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, वह किसका नियंत्रण करता है? जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, और ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट हो गया, है ना, इनका कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। तो हमने क्या बताया था कि जो शरीर के संतुलन का नियंत्रण वह कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है, सेरेबेलम करता है। राइट। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर जाएगा, है ना। और बात कर ले जो अपना मध्य मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क को किसका सेंटर मानते हैं? जो दृष्टि हो गया, मतलब विजन हो गया, विजन हो गया, सुनने के श्रवण का हो गया, है ना, इनका सेंटर किसको माना जाता है? मध्य मस्तिष्क को माना जाता है। राइट। और अनुमस्तिष्क तो आप समझ गए कि मतलब ये क्या करता है? हमारा शरीर के संतुलन का। तो राइट आंसर अपना क्या जाएगा? डी नंबर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि मस्तिष्क के किस भाग से प्यास, भूख और नींद का ज्ञान होता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीलिंग ऑफ थ्रिस्ट, हंगर एंड स्लीप? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, या मेडुला ऑब्लिंगेटा? तो किससे हमें प्यास, भूख और नींद का ज्ञान होता है, बताइए।
तो देखो जो सेरेबेलम है, सेरेबेलम से किसका ज्ञान होता है? क्या करता है? अब भी जस्ट हमने बताया था, ये क्या करता है? ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है? ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। और आता है सेरेब्रम, ये क्या करता है? जो याददाश्त है, याददाश्त हो गया, बुद्धि हो गई, बुद्धिमत्ता इसको है ना, बुद्धिमत्ता हो गई, स्मृति हो गई, तो इनका ज्ञान कौन कराता है? सेरेब्रम कहलाता है, कराता है। और जो अपना हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? जो ये प्यास है, भूख है, नींद है, इनका ज्ञान कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कहलाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? भावनाओं का नियंत्रण केंद्र भी बोला जाता है। किसको? हाइपोथैलेमस को। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। और जो मेडुला ऑब्लिगेटा है, मेडुला ऑब्लिगेटा किसका करता है? इसको तो कई बार बता चुके हैं अभी तक में हमने कि यह ब्लड प्रेशर को और अपने हार्ट बीट को, मेटाबॉलिक को, तो ये तो अब याद हो जाना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम? तो जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? न्यूरॉन। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। और जो नेफ्रॉन होती है, किसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है? यह किडनी की, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है कौन? अपनी नेफ्रॉन। और जो सेल होती है, यह सेल किसकी होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की, मतलब जीवन की, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको बोला जाता है? कोशिका को बोलता है। ठीक। और जो अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु ये क्या करता है कि जो ब्रेन है ना, ब्रेन में इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मेन पाथवे कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही जो, अगर हम कुछ ऑर्डर कर रहे हैं या कुछ मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो किससे होता है? मतलब कि इंफॉर्मेशन किससे जाती है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही। राइट। तो अपना नेक्स्ट राइट आंसर इसमें क्या गया? न्यूरॉन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का औसत द्रव्यमान कितना होता है? तो हमने बताया था कि उसका वेट कितना होता है, कितना माना जाएगा? 1.2 से 1.4 केजी। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। और यदि कभी पूछ ले वॉल्यूम की द्रव्यमान कितना होता है ना, तो वॉल्यूम द्रव्यमान कितना होता है? 1650 मिलीलीटर, मिलीलीटर, 1650 ml। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज। तो जो तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को हम क्या कहेंगे? जो यूरोलॉजी है, यूरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? इसमें हम जो यूरेनरी सिस्टम होता है उसका अध्ययन किया जाता है, उसके डायग्नोसिस के लिए। राइट। यूरेनरी सिस्टम को, यूरेनरी सिस्टम के डायग्नोसिस के उसमें अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? यूरोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। और स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। और फाइकोलॉजी, ये किसकी अध्ययन कहलाता है? स्टडी ऑफ हेल्गी, सवालों का अध्ययन, सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। और न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर, न्यूरोलॉजी। राइट। फाइकोलॉजी और कभी पूछ लेता है क्या? माइकोलॉजी,
तो माइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? फंगस का। फंगस का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि मनुष्य में कुल जोड़ी कपाली तंत्रिका पाई जाती हैं। तो जो इन ह्यूमन देयर आर पेयर्स ऑफ कार्नियल नर्व्स, तो जो अपनी कपाली तंत्रिका होती हैं वह कितने जोड़ी पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, 12 जोड़ी। मतलब 12 जोड़ी मतलब 24, राइट। तो अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। और जो 31 है ये किसकी है? ये मेरू रज्जू की, मेरू रज्जू। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि मेरू रज्जू की कितने जोड़ी पाई जाती है, तो 31, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि मानव मस्तिष्क के कौन से भाग में पुरकिंजे सेल्स पाई जाती हैं? इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन आर पुरकिंजे सेल्स फाउंड? तो जो पुरकिंजे सेल्स होती हैं वह मानव के किस मस्तिष्क के किस भाग में पाई जाती हैं? कभी कभी पूछ लेता है क्या? पुरकिंजे टिश्यू या सॉरी पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर यानी पुरकिंजे तंतु। तो जो पुरकिंजे तंतु होते हैं ये किस में पाए जाते हैं? ये हार्ट में पाए जाते हैं। किसमें? हार्ट में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? पुरकिंजे सेल्स। तो जो अपनी पुरकिंजे सेल्स होती हैं वह किस में पाई जाती हैं? किस में पाई जाएंगी? अनुमस्तिष्क में, सेरेबेलम में पाई जाती हैं। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर, राइट। मेडुला ऑब्लिगेटा तो ये तो बता ही चुके हैं क्या करता है ये काम, जो अपना मेटाबॉलिक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट हो गया, इनको इनका ये नियंत्रण केंद्र होता है, सेंटर होता है ना। और ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, जो ये क्या करता है कि जो अपना कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, ये कैसा, जो श्रवण का, दृष्टि का यानी विजन का सेंटर कौन होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। और जो पॉन्स वेरालाई होता है, जो पॉन्स वेरालाई होता है ये क्या करता है कि जो ये सेरेबेलम है, सेरेबेलम के दोनों पश्च भाग को क्या करता है? ये जो सेरेबेलम के दोनों पश्च भाग को जोड़ने का काम करता है। कौन? पॉन्स वेरेलाई, वेलम के पश्च भाग को जोड़ने का काम करता है। कौन? पॉन्स वेरेलाई। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? डी नंबर, कि जो पुरकिंजे सेल्स होती हैं वह कहाँ पाई जाती हैं? अनुमस्तिष्क में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी तंत्रिका कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नर्व? तो जो सबसे छोटी तंत्रिका है वह कौन सी है? ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। और जो वेगस होती है, यह वेगस कैसी होती है? सबसे लंबी होती है। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है? वेगस होती है। और अगर सबसे बड़ी की बात करें, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? सियाटिका होती है, सियाटिका, राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में सर्वप्रथम बताया था? हमने पिछले क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया था कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उसकी खोज किसने की थी, तो हमने क्या बताया था? डी अपना राइट आंसर होगा, मार्शल हॉल ने। जो मार्शल हॉल हैं, इन्होंने कब? 1833 में, 1833 में प्रतिवर्ती क्रियाएं मतलब अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं उनकी खोज की थी, राइट। अब बात करेंगे जो स्पेंसर है, स्पेंसर को, स्पेंसर ये कहाँ से संबंधित है? ये हेरेडिटी, वंशानुगति से, हेरेडिटी से, है ना। और जो थॉमस एडिसन होते हैं, थॉमस एडिसन को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ना उनके फादर, एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है? थॉमस एडिसन को। और जो पाश्चर है, तो पाश्चर ने क्या किया था कि जो रेबीज का टीका होता है ना, रेबीज वैक्सीन, किसने बनाया था?
पाश्चर ने, लुईस पाश्चर ने बनाया था। इनका पूरा नाम लुईस पाश्चर है। और इन्होंने पाइसीकरण, जो सॉरी पाश्चुरीकरण दिया था। किस? पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण जो टेक्निक दिया था वो किसने दिया था? लुईस ने दिया था। राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? डी नंबर, मार्शल हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि CSF द्रव कहाँ पाया जाता है? वेयर इज CSF फ्लूइड फाउंड? तो जो अपना CSF द्रव है वह कहाँ पाया जाएगा? ड्यूरामीटर व एर्केनॉइड के मध्य, एर्केनॉइड या पायरामीटर के मध्य, या ड्यूरामीटर व पायरामीटर के मध्य, या उपयुक्त में से सभी? तो जो अपना CSF फ्लूइड होता है वह कहाँ पाया जाता है? तो देखो, हमने बताया था कि ब्रेन की कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? एक हो गई ड्यूरामीटर, दूसरी हो गई पायामीटर, और तीसरी हो गई अपनी आर्केनॉइड मेटर। ठीक। तो जो अपनी ये क्या करती हैं, कि अगर इन लेयर में ड्यूरामीटर, पायामीटर और आर्केनाइड मीटर में क्या हो जाए, कि अगर कभी इन्फेक्शन हो जाता है, किसकी वजह से? वायरस की वजह से। तो क्या हो जाएगा? तो अगर वायरस की वजह से इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो कौन सा रोग? जो हैपीज वायरस की वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? हमने बताया था कि क्या हो जाता है? मस्तिष्क में सूजन हो जाता है ना? मस्तिष्क में सूजन। तो कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस। मेनिनजाइटिस रोग हो जाता है। मेनिनजाइटिस रोग हो जाता है ना? तो जो अपना CSF द्रव होता है, आप विदाउट सॉकअप वाली साइकिल में बैठे होगे और सॉकअप वाली साइकिल में बैठे होगे, है ना? तो अगर कभी जब गड्ढे पे गिरते होगे, गड्ढे पे अगर साइकिल गई, या कभी ब्रेकर में, तो अगर विदाउट सॉकअप वाले पे चढ़े होगे, है ना, तो उस पे अपने शरीर को धक्का लगता है ना। और अगर सॉकअप वाली पे चढ़ते हो तो सॉकअप क्या करता है? उसको नियंत्रित कर लेता है ना। तो सॉकअप का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? CSF द्रव करती है। तो जो अपना ब्रेन है, ब्रेन को धक्का ना लगे। आप अब कभी एक दूसरे से टकरा जाते हैं, या कभी शरीर पे सॉरी दीवार पे सर लग जाता है, तो उसको नुकसान ना पहुंचे, उसका काम कौन करता है? जो अपना CSF द्रव होता है। CSF द्रव क्या करता है, कि जो अपना धक्का है, अपने ब्रेन को धक्का ना लग पाए, तो उसके लिए क्या होता है? CSF द्रव काम करता है। राइट। तो ये पाया कहाँ जाता है? ये एर्केनॉइड और पायरोमीटर के बीच में पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। राइट। तो अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर गया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि जो श्वसन और हृदय केंद्र कहाँ स्थित होते हैं? श्वसन और हृदय, तो मतलब श्वसन रेस्पिरेटरी पूछ लिया, और हृदय केंद्र, तो मतलब श्वसन और हृदय, अगर श्वसन और ये हृदय आ गए तो मतलब ये कैसे हो गए? मतलब न्यूमोटॉक्सिक केंद्र हैं ये। कैसे होते हैं ये? जो कहाँ पाए जाते हैं? न्यूमोटॉक्सिक केंद्र पे। न्यूमोटॉक्सिक। और ये कैसी क्रियाएं हैं? मतलब ये कैसी हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं किससे संबंधित है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस किससे? मतलब पश्च मस्तिष्क के। सॉरी, जो ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, ये हाइपोथैलेमस नहीं, सॉरी मेडुला ऑब्लिगेटा। हम ही कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, है ना? क्या होगा यहाँ पे? मेडुला ऑब्लिगेटा। सॉरी, मेडुला ऑब्लिगेटा में अनैच्छिक क्रियाएं, जो अपनी हार्ट बीट हो गया और मेटाबॉलिक हो गया, ये सब किस में आते हैं? मेडुला ऑब्लिगेटा पे। तो ये पश्च मस्तिष्क, है ना? तो जो अपना ये इसका केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर, मेडुला ऑब्लिगेटा पे, है ना?
तो अनैच्छिक क्रियाएं में और क्या क्या आ जाती हैं, जैसे अपने अभी हमने बताया ब्लड प्रेशर आ गई, मेटाबॉलिक हो गई, और वोमिटिंग आ जाना, छींक आ जाना, ये सब किस में है, ये मेडुला ऑब्लिगेटा पे है, राइट। और सेरेब्रम पे क्या आते हैं, ये किसके भाग हैं, अनुमस्तिष्क के भाग होते हैं, उसमें क्या आते हैं, इस पे सेरेब्रम पे जैसे याददाश्त हो गया, बुद्धिमत्ता हो गई, स्मृति हो गई, चिंता हो गई, ठीक, राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया है, डी नंबर। कंफ्यूज हो गए थे यहाँ पे, उसके लिए सॉरी, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने संवेदी अंग पाए जाते हैं, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि हमारे शरीर में कितने संवेदी अंग पाए जाते हैं। और जाते जाते अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस ऑफिशियल से नहीं जुड़े हैं तो वहां से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां से आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि वहाँ पे हमने हर वीडियो की लिंक डाल दिया है, हर वीडियो की पीडीएफ डाल दिए हैं, और वहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिए हैं। तो इससे आप लोगों को प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, राइट। तो अगर अभी भी, तो आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा, हमें आपके इन आंसरों का इंतजार रहेगा, और आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट। तो मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो में कल। आज के लिए इतना ही। जाते जाते थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।